हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का डे 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। ठीक है, इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब की बात बाद में करेंगे, अच्छा लगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, और 3 है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, और 4th है, आजकल आम का दाम कितना है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, हम पहले भी आपसे बताएं कि जो पॉजिटिव लगे और लगभग पॉजिटिव लगे और सबसे लंबा ऑप्शन हो तो लगभग 80% चांसेस होते हैं सही ऑप्शन सही होने के। तो यहाँ पे हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? फर्स्ट है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। सेकंड है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। थर्ड है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। और 4th है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन नंबर 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। सेकंड है, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। और थर्ड है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। और 4th है, पढ़कर, यहाँ पे पढ़कर है, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, भाषा सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को, ठीक है, भाषा की व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सेकंड है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और थर्ड है, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और 4th है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भाषा व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, भाषा व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान पे देखिएगा आप लोग, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना, ठीक है, व्याकरण का मुख्य हिस्सा है। सेकंड है, हिंदी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और थर्ड है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। और 4th है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग क्या होता है? भाषिक और अभिव्यक्ति को
प्रभावी बनाना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं, मतलब क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नियम का उल्लंघन करना, सेकंड है संदर्भ की समझ न होना, और थर्ड है नियम कंठस्थ न होना, और फोर्थ है नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नियमों का अति सामान्यीकरण। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नियमों का सामान्यीकरण। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण संदर्भ के लिए समय सारणी से अलग कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेकंड है भाषा प्रयोग की अपेक्षा नियमों को महत्व ही देना चाहिए। और थर्ड है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखें। और फोर्थ है व्याकरण शिक्षण का अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, व्याकरण शिक्षण का अत्यंत आवश्यक है, शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इस संदर्भ में ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, सेकंड है कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, और थर्ड है घटनाओं शहरों पदों में दोहराव, और फोर्थ है प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएँ बच्चों को पढ़ाई जाएँ। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। ठीक है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे, ध्यान दीजिए एक बार और। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिए, प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविताओं तो किस पक्ष को, तो इसका पक्ष आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, कहानी कविताओं का व्याकरणिक। ठीक है, व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, व्याकरणिक और समृद्ध। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कहानी और कविताओं में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो व्याकरण और समृद्धि। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से, नियम की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है संवाद अदायगी, सेकंड है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, और थर्ड है अपने अनुभव का वर्णन, और फोर्थ है बातचीत करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका होता है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा, ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकंड है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, और थर्ड है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है, और फोर्थ है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
11 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि, ठीक है, शब्दों के अर्थ शब्दकोश देखे जा सकते हैं। सेकंड है, इसमें समय व्यर्थ होता है। और थर्ड है, बच्चे सारे शब्दों को अर्थ जानते हैं। और फोर्थ है, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाने का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। सेकंड है नियमों का अति सामान्यीकरण। थर्ड है भाषा प्रयोग में असावधानी। और फोर्थ है भाषा की समझ न होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, नियमों के अति सामान्यीकरण मतलब उसके मूड में ऐसा कुछ नहीं हमें बहुत व्याकरण या बहुत सही बोलना है। ठीक है, सामान्य तरीके से उसने बात किया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा मतलब टेलीग्राफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तार में प्रयुक्त होने वाले शब्द का प्रयोग। सेकंड है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। और थर्ड है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग। और फोर्थ है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों वाली अभिव्यक्ति। चलिए ऑप्शन दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाला संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ब्राह्मी, खरोष्टी, पैशाची और कैथी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। सेकंड है व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। थर्ड है छात्रों का नियम और परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। और फोर्थ है व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, छात्रों को नियम और परिभाषाएं रटने से प्रोत्साहित किया जाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव। सेकंड है अन्य शिक्षकों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता। सेकंड है व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। और फोर्थ है व्याकरण सीखने में छात्रों को कोई रुचि नहीं है। ठीक है, व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, इसलिए बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे बिंद है लिख दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग। सेकंड है विचारों की नूतनता। और थर्ड है भावानुकूल भाषा। और फोर्थ है सरल वाक्य रचना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, विचारों की नूतनता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है?
फर्स्ट ऑप्शन विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। सेकंड है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, 120 वार्तालाप करते समय शिष्टाचार पर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। सेकंड है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग। थर्ड है भाषा वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना। और फोर्थ है सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का पर्याप्त प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष उदाहरण है। ठीक है, स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वरलोप और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, स्वरागम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है अमृत को अमृत कहना। सेकंड है छत्री को छत्री कहना। ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना। और फोर्थ है स्नान को अस्नान कहना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अमृत को नहीं दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वरागम उच्चारण का दोष का उदाहरण है। ठीक है, अमृत को अमित कहना, छत्री को छत्री कहना, ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंद्र कहना और स्नान को अस्नान करना। दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे स्वरागम पद पूछ रहा है, ऑप्शन सेम है, यहाँ पे स्वरागम पूछ रहा है और ऊपर देखिए स्वर भक्ति पूछा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर भक्ति पूछा है और यहाँ पे स्वरागम पूछ रहा है। देखिए, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन है। चलिए स्वरागम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, स्नान को अस्नान कहना स्वरागम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए सेम ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे स्वरलोप पूछ रहा है। ऊपर स्वर भक्ति, उसके बाद स्वरागम और उसके बाद स्वरलोप। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में स्वरलोप का उच्चारण दोष क्या है। अमृत को अमृत कहना, छत्री को छत्री कहना और ब्रिजेंद्र को बरजेंद्र कहना और स्नान को अस्नान कहना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छत्री को छत्री कहना। ठीक है, स्वरलोप। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष का उदाहरण है। स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वरलोप और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वरलोप। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या विशेष उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, इनका आधार दार्शनिक होता है। सेकंड, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। थर्ड है ये विशिष्ट होते हैं और फोर्थ है ये कार्यपरक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, इनका आधार दार्शनिक होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके 2 गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है।
निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला है रचना की सरलता व तथा सजीवता, सेकंड है प्रभावोत्पादकता और थर्ड है कल्पना प्रवणता और फोर्थ है मौलिकता। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, रचना की सरलता तथा सजीवता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है? व्यक्तित्व की छाप, प्रभावोत्पादकता, पुनरावृत्ति का बहिष्कार और फोर्थ है कल्पना प्रवणता। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, पुनरावृत्ति का बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों का क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? ऑप्शन फर्स्ट कला पक्ष, सेकंड भाव पक्ष और थर्ड है इन दोनों में से और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, कला पक्ष। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे ब्लैंक जगह है, ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रादेशिक भाषा, सेकंड है बोली और थर्ड है अपभाषा, ठीक है, थर्ड है दोस्तों अपभाषा और फोर्थ है मातृभाषा, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, बोली बोलते हैं उसको। जब भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो इन्हें बोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट देश की सांस्कृतिक भाषा, सेकंड है देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, थर्ड है सरकारी कामकाज की भाषा और फोर्थ है आदर्श एवं परिनिष्ठ भाषा, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है, देश की सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना, और सेकंड है छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना, थर्ड है विषयानुकूल व प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का ये हिंदी पढ़ाई का डे 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।